किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे धान में बालियों का शानदार विकास कैसे किया जाए। क्या हम प्रयोग करें जिससे हमारी जो बालियाँ आने वाली हैं वो काफ़ी अच्छी आएँ, लंबी बालियाँ आएँ, बालियों की साइज अच्छी आए, बालियों के अंदर दाने की संख्या अच्छी आए। आज की वीडियो में हम बालियों के सही विकास के लिए अभी क्या क्या आवश्यक कार्य करने चाहिए और क्या क्या आवश्यक कार्य आपको मतलब उसकी देखभाल कैसे करना है और क्या क्या नहीं करना है, ये दोनों बातें हम आपको बताएंगे जिससे आप अपनी धान की फसल में बढ़िया उत्पादन ले पाएंगे। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, जानते हैं हमें क्या करना चाहिए। अब क्या करना चाहिए इससे पहले हम जानते हैं क्या नहीं करना चाहिए। धान की फसल में यहाँ हम जो कुछ भी आपको बताने वाले हैं उनका इस्तेमाल आपको मतलब अगर हम कोई खाद बताएंगे तो गबोड़ अवस्था में आपको इस्तेमाल करना है। और गबोड़ अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसको हम बहुत सारे नामों से भी जानते हैं। गबोड़ अवस्था, गाभे की अवस्था या फिर गोब की अवस्था, गर्भावस्था, तमाम नामों से जाना जाता है। जब बालियां तने के अंदर बनना चालू होती हैं उस समय आपको विशेष सावधानी बरतनी होती है। तो पहली सावधानी, नमी बना के रखिए। अगर पानी की कमी इस अवस्था में हो जाएगी तो भी आपकी बालियों का निर्माण अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो अगर वरीयता दी जाए तो पानी की सबसे ज़्यादा आपको मतलब ध्यान देना है। अगर आप कोई खाद का इस्तेमाल ना कर पाएँ तो उतना नुकसान भले ही ना हो, लेकिन अगर आप पानी की कमी आपके खेत में हो जाएगी तो आपका सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। तो पहला बात, पानी पे आपको ध्यान देना है। और जब बालियाँ बाहर निकल आती हैं तब बहुत ज़्यादा पानी भी खेत में भर के नहीं रखना है, नहीं तो फसल गिरने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। इन बातों का ध्यान दीजिए। इसके साथ साथ आपको इन अवस्थाओं में यूरिया का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बहुत से किसान साथी हमने देखा हुआ है कि जब बालियाँ निकलने वाली होती हैं तब यूरिया डाल देते हैं। तो इस समय यूरिया डालने से नुकसान ये होता है कि पौधे की हाइट फिर से बढ़ने लगती है। अब जब पौधे की हाइट ज़्यादा हो जाती है तो फसल की लंबाई ज़्यादा होने से पौधे गिरने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। जो पौधे के तने होते हैं वो भी पतले कमज़ोर हो जाते हैं। इसके साथ साथ बीमारी लगने का खतरा, कीट के अटैक का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। तो यूरिया गबोड़ अवस्था में नहीं डालना होता है। यूरिया जितना भी डालना है वो धान की रोपाई के बाद 50 दिन के अंदर ही प्रयोग कर देना चाहिए। अगर आपकी फसल अभी 50 दिन से नीचे की है तो आप यूरिया डाल सकते हैं। तो पहला बात, नमी बना के रखिए, यूरिया वगैरह मत डालिए। इसके साथ कोई भी दानेदार खाद 50 दिन के बाद आपको इस्तेमाल नहीं करना है। तो चलिए अब हम जानते हैं आखिर हमें इस्तेमाल क्या करना है। अगर आपकी भी धान की फसल गबोड़ अवस्था में आ गई है तो इस अवस्था में हम यहाँ पे 4-5 चीज़ें आपको बताएंगे जिसका इस्तेमाल आप अपनी फसल की आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। पहला चीज़ आपको इस्तेमाल करना है जिंक। अब आप बोलेंगे इस अवस्था में जिंक डालने से क्या फ़ायदा होगा। जिंक के इस्तेमाल से पौधे में भोजन का निर्माण काफ़ी अच्छे से तेज़ी से होता है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया बहुत अच्छे से होती है, पौधे में हरियाली भी आती है और पौधे में बालियों का निर्माण भी अच्छे से ये करवाने का काम करेगा। जिंक जो आता है 12% वाला, उसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो उसका फ़ायदा आपको दूसरे जिंक की तुलना में थोड़ा ज़्यादा मिलता है, क्योंकि ये चिलेटेड रूप में होता है जिससे इसकी उपयोगिता काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो 12% वाला चिलेटेड जिंक या फिर जिसको हम एडिटिया जिंक भी बोलते हैं, इसका इस्तेमाल करिए। इसकी मात्रा रहेगी लगभग 100 ग्राम, अधिकतम 120-125 ग्राम। तो पहला चीज़ तो आपको लेना है जिंक। अब इसके साथ दूसरा चीज़ हम क्या इस्तेमाल करेंगे। इस समय अगर आप अपने पौधे में फास्फोरस और पोटास वाले तत्व की पूर्ति करते हैं तो फ़ायदा ज़्यादा मिलता है। फास्फोरस ट्रांसपोर्ट का काम करता है, भोजन पहुंचाने का काम करता है, और पोटास है तो आपको पता ही होगा पौधे में फल फूल बीज दाने का निर्माण अच्छे से होता है, तने भी मजबूत होते हैं, फसल में रोग प्रतिरोधी क्षमता भी विकसित होती है, जिससे जल्दी बीमारी का अटैक भी नहीं होता है। तो जो आता है 05234, यह NPK इस अवस्था में बहुत बढ़िया काम करता है। तो यह NPK आप डालिए 1 किलो से लेकर 1.5 किलो। साथ में जिंक भी आप जो 12% वाली आती है, केवल यही जिंक आप मिला सकते हैं, दूसरी कोई भी जिंक आपको नहीं मिलाना है। जैसे जिंक सल्फेट 33% वाला या जिंक सल्फेट 21% वाला आप नहीं डाल सकते हैं। केवल चिलेटेड जिंक जो आता है 12% वाला, उसी को आप NPK 05234 के साथ मिला सकते हैं। लेकिन उसमें भी आपको ध्यान क्या देना है, उसमें भी आपको ध्यान ये देना है कि एक साथ मिला तो सकते हैं लेकिन लंबे समय तक मिला के रख नहीं सकते, इसलिए आपको सभी का अलग अलग घोल बनाना है और टंकी में जब आप स्प्रे करने वाले हो तो एक साथ आप मिलाइएगा तो बढ़िया काम करेगा। तो दूसरा चीज़ हम डालेंगे NPK 05234। इसके साथ तीसरा चीज़ आपको डालना है बोरोन।
बोरोन के इस्तेमाल से जब पौधे में फ्लावरिंग आती है, जैसा कि वीडियो में भी आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें फ्लावरिंग अभी आई हुई है, तो ऐसी अगर आपकी फसल हो जाती है तो इस अवस्था में होता है पॉलिनेशन, जिसको हम परागण बोलते हैं। जब परागण अच्छे से होता है तभी हमारे सभी दाने में चावल बन पाता है। अगर परागण अच्छे से नहीं होगा तो चावल की जो भराई होती है दाने के अंदर वो नहीं हो पाती है, दाने खाली रहने की संभावना भी काफ़ी बढ़ जाती है। तो बोरोन परागण में काफ़ी हेल्प करता है, पराग नली का निर्माण करवाता है, मेल फीमेल फ्लावर्स को काफ़ी मजबूत करता है, जिससे वो जल्दी आसानी से ख़राब नहीं हो पाते हैं। तो बोरोन बढ़िया काम करेगा। जो बोरोन आता है 20% वाला, उसका इस्तेमाल करिए। लगभग 100 ग्राम से लेके 120-125 ग्राम तक आप बोरोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 चीज़ें बताई, इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल गबोट अवस्था में करेंगे तो बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। मैं फिर से आपको बता दूँ, जिंक 12% वाला 120 ग्राम, NPK 0/34 लगभग 1 किलो से लेकर 1.5 किलो, और बोरोन 20% वाला 100 से 120 ग्राम। ये 3 चीज़ें आपको लेना है, तीनों का अलग अलग बर्तन में घोल बनाना है, तभी आप इस्तेमाल करिएगा। इकट्ठा घोलेंगे तो ना तो जिंक काम करेगा, ना ही 0/34 काम करेगा, और ना ही बोरोन काम करेगा। तीनों चीज़ें बेकार होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो इसलिए सबसे बेहतर रहेगा सभी का अलग अलग बर्तन में घोल बनाइएगा। इसके साथ एक चौथा चीज़ भी अपनी फसल की आवश्यकता अनुसार आप मिला सकते हैं। मान लीजिए आपकी फसल में गबोट अवस्था चल रही है और थोड़ा बहुत आपको नाइट्रोजन की कमी दिखती है, क्योंकि NPK 0/34 में भी नाइट्रोजन नहीं होता है। तो इसलिए आप नाइट्रोजन की पूर्ति कैसे कर सकते हैं? तो अगर आपकी फसल में थोड़ा बहुत पीलापन दिखता है तो ऐसी अवस्था में आप यूरिया इसके साथ मिलाइए। जो दानेदार यूरिया आती है उसको आपको घोलना है। 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो अपनी फसल के पीलापन के हिसाब से आप लीजिए। 1, 2, 3 किलो तक आप ले सकते हैं, और इसका भी अलग घोल बनाइए। और इसको आपको मतलब ये चारों चीज़ें, यूरिया, बोरोन, NPK 0/34 और जिंक, ये चारों चीज़ें आप एक साथ मिला के डाल सकते हैं। बस सभी का अलग अलग घोल बनाना है और टंकी में एक साथ डाल के अगर आप स्प्रे करते हैं तो इससे किन किन तत्वों की पूर्ति होगी आप जान लीजिए। यूरिया डालेंगे तो नाइट्रोजन की पूर्ति होगी, जिंक डालेंगे तो जिंक की पूर्ति होगी, NPK 0/34 डालेंगे तो फास्फोरस और पोटास की पूर्ति होगी, और बोरोन के इस्तेमाल से बोरोन की पूर्ति होगी। तो यहाँ पे 5 तत्वों की पूर्ति होने वाली है, जिससे आपके पौधे में बालियों की साइज अच्छी आएगी, आपके पौधे में बालियों की हाइट लंबाई अच्छी आएगी, बालियों की मोटाई अच्छी आएगी, बालियों के अंदर दाने की संख्या अच्छी आएगी, और आपको एक बढ़िया उत्पादन भी किसान साथियों देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान आपको और देना है। अगर आपके धान की फसल अभी 50 दिन से ऊपर की हो गई है, मान लीजिए 55 दिन, 60 दिन, 65 दिन, और अभी तक आपने बिल्कुल भी पोटास का इस्तेमाल ना किया हो, 1 ग्राम भी पोटास आपने धान की फसल में किसी भी रूप में नहीं डाला है, तो ऐसी दशा में पोटास की पूर्ति के लिए आप NPK 0050 का इस्तेमाल करिए। यह NPK, इस NPK में 50% पोटेशियम, 17.5% सल्फर पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से पोटास और सल्फर 2 तत्व की पूर्ति होगी। तो पोटास की अगर आप पूर्ति करवाना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया रहेगा आप 0050 का इस्तेमाल कर दीजिए, या फिर आप NPK 13045, जिसमें 13% नाइट्रोजन, 45% पोटेशियम पाया जाता है, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत पीलापन है तो 13045, अन्यथा NPK 0050 बढ़िया काम करेगा। इसका इस्तेमाल आप बालियाँ निकलने से पहले भी उस दशा में कर सकते हैं जब आपने बिल्कुल भी पोटास का इस्तेमाल ना किया हो। लेकिन बहुत सारे किसान साथी गलती करते हैं कि दानेदार पोटास डालते हैं। तो अगर आपकी फसल 50 दिन से ऊपर की हो गई है, 60 दिन, 65 दिन, तो आपको दानेदार पोटास नहीं डालना है। वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, ज़्यादा उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो ऐसी दशा में आप NPK जो आता है 0050 या 13045, दोनों में से कोई भी एक आप डाल सकते हैं। 1 से 1.5 किलो मात्रा पर एकड़ के हिसाब से पर्याप्त रहेगी। कोई भी खाद डालिए, मिट्टी में नमी होनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।